नमस्कार। संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। और मैं हूं जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, नया बिंदु लाया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही अपने जीवन में भी इसकी काफ़ी अहमियत है। आज के टॉपिक से लगभग प्रत्येक एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं और मैंने एक कोशिश की है कि आपके वो दोनों सवाल बिल्कुल इजी तरीके से कंप्लीट हो जाए और साथ में वीडियो में मज़ा भी आने वाला है। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा का या मोटिवेशन का जो टॉपिक है उसको आज हम क्लियर करेंगे। अभिप्रेरणा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन। नाम सुना है सबने, मोटिवेशन क्या होता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि वास्तव में अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है क्या। देखो, सीधी सी कहानी है मोटिवेशन की। हमने समझ रखा है कि मोटिवेशन से क्या आता है, मोशन आता है, गति आती है, जोश आता है, तो वो ही मोटिवेशन है आपका। तो पहले शब्द की बात करें तो मैंने बताया कि अभिप्रेरणा जो शब्द है उसका अंग्रेजी स्पेलिंग ये है मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। एक को बोलते हैं मोटम और एक को बोलते हैं मूवियर। 2 शब्द है, इन दोनों से, मोटम भी और मूवियर, इससे भी बना हुआ है और इससे भी बना हुआ है। 2 शब्द काम में लेते हैं, एक मोटम और दूसरा मूवियर। और ये दोनों जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा के शब्द है। याद रखना है अपने को, लैटिन भाषा के शब्द है मोटम और मूवियर, और इन्हीं से ये बना हुआ है मोटिवेशन। तो पहला सवाल यहीं से बनता है। और इन शब्दों का जो अर्थ है, मोटम और मूवियर जो लिखा हुआ है, मोटम बना हुआ है, आपके शब्द सुना होगा मोशन, और मूवियर जो शब्द है उसका अर्थ है मूव से। ठीक है, तो टू मोशन और टू मूव इसका वास्तव में अर्थ है। मोशन का मतलब होता है गति करना, मूव का अर्थ होता है वो भी क्या होता है, गति करना। अर्थात जो अभिप्रेरणा शब्द है उसका सीधा सा अर्थ, यदि शब्द की बात करूं तो सीधा सा अर्थ है गति करना। अब इसके भाव को समझेंगे, शाब्दिक अर्थ के अलावा इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखो, वास्तविक अर्थ को समझने से पहले मैं आपको एक सामान्य सा आइडिया देता हूं कि मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन क्लासें लगती है आजकल, तो मोटिवेशन में क्या होता है कि वो मोटिवेशन क्लास लेने के बाद में हम क्या हो जाते हैं, एक एनर्जेटिक हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये सामान्य सा उसका परिचय है। लेकिन इसका वास्तव में जो साइकोलॉजी में जो अर्थ है, उस अर्थ को समझने से पहले हम इस मोटिवेशन की जो परिभाषाएं हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा करेंगे और साथ में दूसरी चीज करेंगे कि वास्तव में इसकी विशेषता क्या है। तो पहले मैं आपको मोटिवेशन की जो परिभाषाएं बता दूं, तो उन परिभाषाओं को आपने को याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी परिभाषाएं याद हो जाए। तो देखो, मोटिवेशन की जो परिभाषा है, 5-6 विद्वान हैं, उनकी परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण है। उनमें एक नाम है स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। एक एक परिभाषा को समझेंगे फिर उसको डीपली से समझ जाएंगे। तो स्किनर ने क्या कहा कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। कहने का मतलब, स्किनर ने कहा कि भाई जो भी अधिगम या लर्निंग जो होती है वो लर्निंग किससे होती है, अभिप्रेरणा से होती है। तो पहले में आपने समझा कि अधिगम प्राप्त करने की एक दशा क्या है। अधिगम कब होगा? जब आपके पास क्या होगा, आप में क्या होगा, मोटिवेशन होगा। कोई भी बच्चा सीखता है तो सीखने के पीछे यदि मोटिवेशन नहीं है तो वो बच्चा अधिगम या लर्निंग नहीं कर पाएगा। यही परिभाषा सर्वोत्तम मार्ग का है। किसने कहा? स्किनर ने। याद रखना है। जैसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बना सकते हो आप। स्किनर, नर का मतलब होता है आदमी, ठीक है, और आदमी किस पे चलता है? मार्ग पे चलता है। तो स्किनर महोदय ने कहा
कि अभिप्रेरणा है अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? अभिप्रेरणा। इसके अलावा देखो इसको गोल्डन पथ भी कहा जाता है, सुनहरा पथ भी कहा जाता है। यह भी याद रखना, कई बार आता है कि सुनहरा पथ किसको बोला जाता है? अभिप्रेरणा को बोला जाता है। स्किनर की परिभाषा। दूसरी थी गुड की परिभाषा, इसको समझेंगे। गुड ने क्या कहा? गुड ने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है, अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को प्रारंभ करने, उस कार्य को जारी रखने और उसी कार्य को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। 3 शब्द काम में लिए गुड ने कि कार्य प्रारंभ करना, प्रारंभ के बाद में कार्य को जारी रखना और जो तरीका है उसको नियंत्रित करना। तीनों चीजें क्या है? अभिप्रेरणा से संभव है। यह परिभाषा किसकी है? गुड की। बहुत गुड परिभाषा है कि गुड परिभाषा क्या है कि कोई भी काम जो होगा वो प्रारंभ क्यों होगा? धीरे धीरे समझेंगे बड़े मजे से। गुड ने क्या कहा कि कोई भी कार्य जो प्रारंभ होगा वो किससे होगा? अभिप्रेरणा से होगा। और यदि प्रारंभ कर दिया तो उसको क्या है? जारी रखना जरूरी है। जैसे आपने रीट की तैयारी चालू तो कर दी, स्टार्ट तो कर दिया आपने एग्जाम की तैयारी, लेकिन यदि आप जारी नहीं रख रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। और ये जारी कब रख सकते हो? अभिप्रेरणा से। तीसरी जो बात है, उस जो जारी आपने जो प्रक्रिया रख रखी है उसको एक कंट्रोल्ड या बैलेंस्ड तरीका होना जरूरी है। आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्टार्ट के बाद में उसको जारी भी रखनी पड़ेगी और जारी रखने के साथ एक कंट्रोल्ड तरीके से जारी रखनी पड़ेगी। और ये तीनों चीजें किसमें होती है? अभिप्रेरणा। किसने कहा? गुड ने। तो गुड ने बहुत गुड बात कही कि कोई भी काम गुड कब होता है? जब उसको स्टार्ट करने के साथ साथ उसको जारी और कंट्रोल रखे तो गुड होता है। तो गुड की परिभाषा मोटिवेशन की। तीसरी परिभाषा जो मोस्ट है वो क्रेच और क्रेचफील्ड की परिभाषा है, उसको समझेंगे पहले। क्रेच और क्रेचफील्ड ने कहा कि अभिप्रेरणा हमें क्यों का उत्तर देती है। बहुत ही अच्छी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा। क्रेच और क्रेचफील्ड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर है। क्यों का उत्तर कैसे है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप तैयारी क्यों कर रहे हो, तो ज्यादातर बच्चे जवाब देंगे कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। तो ये जो काम है, ये नौकरी प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो आप? इसका एक ही जवाब है, क्योंकि आपके अंदर क्या है? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है नौकरी प्राप्त करने के लिए। नौकरी प्राप्त करने का जो मोटिवेशन है वो क्या है? अभिप्रेरणा है। नौकरी प्राप्त करने का मोटिवेट आपको कर रहा है, मोटिवेशन आपको मिल रहा है कि मैं नौकरी प्राप्त करूं। तो क्यों का जवाब, क्यों का उत्तर मिलता है किसमें? अभिप्रेरणा में। किसने कहा? क्रेच और क्रेचफील्ड। याद रखने का है, क्रेच और क्रेचफील्ड। 2 बार क्रेच आया ना, क्यों आया? तो क्यों का उत्तर ही तो है। क्रेच और क्रेचफील्ड ने कहा कि क्यों का उत्तर देता है, क्या देता है? अभिप्रेरणा। तो 3 परिभाषा स्किनर की। स्किनर के स्रोत मार्ग। गुड ने कहा कार्य प्रारंभ और जो कार्य के तरीके हैं, कार्य प्रारंभ करो, जारी रखो और नियंत्रित तरीके से करो। तो ये गुड की परिभाषा है। तीसरी क्रेच और क्रेच की परिभाषा है कि ये क्या करता है? क्यों का जवाब देता है। चौथी जो परिभाषा है वो है मैकडूगल की। मैकडूगल ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। मैकडूगल, अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। मैक ने कहा कि शारीरिक और वैज्ञानिक दशाएं। अभिप्रेरणा कैसी होती है? शारीरिक होती है और मन के अंदर मनोवैज्ञानिक दशाएं होती है। मन के अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है। शारीरिक भी पैदा हो सकता है, मनोवैज्ञानिक अंदर से या मन के अंदर से पैदा होता है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, वैसे ही इसकी परिभाषा भी उससे मिलती जुलती है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं, मनोवैज्ञानिक दशाएं। मैकडूगल देखो, मैं से मनोवैज्ञानिक, मैं से मनोवैज्ञानिक, मैकडूगल मनोवैज्ञानिक। इन शब्दों को आपस में जोड़े तो मैं आपस में मिल रहा है। इसी प्रकार एक और अच्छी परिभाषा ही वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। निश्चित उद्देश्य होता है अभिप्रेरणा में कि उस उद्देश्य को प्राप्त करना। जैसे आपका निश्चित उद्देश्य क्या है?
आपका निश्चित उद्देश्य है कि मुझे एग्जाम में सफल होना है, तो ये क्या है आपका निश्चित उद्देश्य है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, निश्चित व्यवहार कर रहे हो। उस गोल के लिए आप एक निश्चित व्यवहार कर रहे हो, वो क्या है, अभिप्रेरणा। और ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ, वर्थ मतलब सही, वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी कि निश्चित, दो बार, निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार। ये किसकी परिभाषा थी, वुडवर्थ की। तो निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार जहां शब्द आते हैं वो परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की। एक और परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा दी थी, जिसका नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना। वास्तव में देखो इसकी कितनी अच्छी परिभाषा थी गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने कहा कि वास्तव में जो अभिप्रेरणा है उससे क्या होता है, छात्र में आंतरिक शक्ति जागृत होती है, और उसी आंतरिक शक्ति जो जागृत होती है वो क्या है, अभिप्रेरणा है। तो अब मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि अभिप्रेरणा में क्या होता है, एक जागृति आती है किसी काम को करने के लिए, बड़े जोश पैदा होता है किसी काम को करने के लिए, वही तो क्या है, अभिप्रेरणा है। तो मोटे मोटे मैंने आपको 5 परिभाषाएं बताई। एक और परिभाषा देख सकते हो आप। तो ये परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाओं में से ज्यादातर सवाल बनते हैं, और यदि ये आपको 5 परिभाषाएं आ रही है तो लगभग आपका एक सवाल लगभग फाइनल हो जाएगा। एक और परिभाषा है जो कि किसकी है, गेर्ट्स-मोदे की। गेर्ट्स-मोदे ने कहा कि प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं उसके निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। देखो इसकी परिभाषा मैकडूगल से मिलती जुलती है। इसने भी कहा शारीरिक, इसने भी कहा शारीरिक, इसने कहा मनोवैज्ञानिक, इसने भी कहा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, देखो दोनों को मैच करवाओ तो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। इसको क्या क्या लिखा, उत्तेजित करती है। लगभग सेम परिभाषा मैकडूगल और गेर्ट्स की है, लेकिन गेर्ट्स की परिभाषा किसकी है, प्रेरक की परिभाषा है, जबकि मैकडूगल की किसकी परिभाषा है, अभिप्रेरणा की परिभाषा है। प्रेरक की बात हम करेंगे बाद में। अभिप्रेरणा की परिभाषा मैकडूगल की है, लेकिन वैसी की वैसी ही परिभाषा यदि प्रेरक की आती है तो गेट्स की आती है। गेट्स मतलब प्राप्त करना। मैकडूगल की जो परिभाषा थी वही प्राप्त कर ली किसने, गेट्स ने। तो ये थी परिभाषाएं की। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में अभिप्रेरणा है कि मोटा मोटा हमने समझा कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे कि अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, अर्थात अभिप्रेरणा आने से क्या होता है। तो अभिप्रेरणा आने से क्या होता है, पहली चीज मैंने आपको बताई कि अभिप्रेरणा, अधिगम जो है, अधिगम केवल अभिप्रेरणा से ही हो सकता है। पहली बात तो यह होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम के लिए आवश्यक है। पहली बात इसकी विशेषता है कि अधिगम यदि प्राप्त करना है, अधिगम प्राप्त करने की आवश्यक दशा है कि आपको यदि अधिगम प्राप्त करना है तो क्या चाहिए, आप में मोटिवेशन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं करूं तो ये क्या होती है, लक्ष्य उन्मुख होती है। क्या होती है, लक्ष्य उन्मुख। कि अभिप्रेरणा तभी हो सकती है या अभिप्रेरणा पैदा होने के बाद में, या अभिप्रेरणा तभी पैदा हो सकती है जब आपके सामने कोई लक्ष्य हो। अभिप्रेरित होते आपके सामने एक फिक्स लक्ष्य होता है और उसी के लिए हम मूव करते हैं, मोटम करते हैं, मूवर करते हैं। तो अलक्ष्य उन्मुख होती है अभिप्रेरणा। क्या होती है, लक्ष्य उन्मुख होती है। जब भी कोई अभिप्रेरित होता है जिसमें मोटिवेशन होता है तो उसके सामने एक फिक्स लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही अभिप्रेरणा होती है। जैसे एक व्यक्ति भूखा है तो उसका लक्ष्य क्या है, खाना प्राप्त करना। तो खाने के लिए वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। खाना प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, तो वही तो मोटिवेशन है। अर्थात अभिप्रेरणा क्या होती है, लक्ष्य उन्मुख। तीसरी बात है कि अभिप्रेरणा जो होती है उससे क्या होता है कि अभिप्रेरणा में निरंतरता जरूरी है। निरंतरता जरूरी है, निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरणा में क्या होती है, निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरणा में से क्या होती है, निरंतरता पाई जाती है।
इसको मैं हम समझेंगे कि निरंतरता कैसे। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमें सुबह सुबह मोटिवेशन मिला किसी चीज़ का, या आपकी क्लास में कोई, या आपने कोई मोटिवेशन क्लास देखी, उस टाइम बच्चों में बड़ा जोश आता है कि मैं तो आज सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त करूंगा, तूफान सा खड़ा हो जाता है, ये मोटिवेशन है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि मैं सुबह सुबह मोटिवेट किया गया और शाम तक आते 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 मैं तो, मुझ में कोई फर्क नहीं रहा, जो कल था वैसा ही हो गया। ऐसा नहीं होता। यदि आप मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन है, तो उसमें जरूरी है निरंतरता रहेगी। आप उसको भूल रहे हो, और इसके लिए मैं अगले चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप में निरंतरता नहीं रहती। मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाऊं, तो कहानी सुनाते आपको एक एग्जाम्पल दूं बहुत सफल आदमी का, तो आप में मोटिवेशन बनता है, और मोटिवेशन बनते आप सोचोगे कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन थोड़े दिनों बाद में हो सकता है आप में कम हो जाए, दूसरे दिन कम हो जाए, आप उस बात को भूल जाओ, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन वास्तव में मोटिवेशन का में निरंतरता पाई जाती है, इसीलिए तो इसका नाम क्या बड़ा मोशन या गति से इस शब्द का गति पड़ा था। तो इसमें क्या पाई जाती है? निरंतरता। चौथी जो बात पढ़ेंगे, इसमें एक और चीज होती है कि मोटिवेशन में जो ऊर्जा है वो परिवर्तित होती है। ऊर्जा परिवर्तित, जैसे मैंने आपको कहा था ऊर्जा परिवर्तन, एक बार लिख दूं मैं आपको, ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा परिवर्तन कैसे? जैसे एग्जांपल में आप समझना कि एक बच्चे को एक क्लास से समझता है कि मोटिवेशन क्लास देखी, मोटिवेशन क्लास देखने से पहले बच्चे में अभिप्रेरणा नहीं थी या कम थी। यदि अभिप्रेरणा प्राप्त की, अभिप्रेरित हुआ वो, तो उसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को भूखा है, भूख उसको अभिप्रेरित कर रही है, चालक भूख है, उसको अभिप्रेरित कर रही है, तो उसमें उस चीज को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का संचार होता है, और ये ऊर्जा का संचार से ही वो क्या करता है? गति करता है, या काम करता है, या अधिगम जो करता है वो, तो अर्थात ऊर्जा परिवर्तन होता रहता है। इसमें एक और विशेषता आप लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है, जो अभिप्रेरणा जो है, इसमें क्या होता है? चयनात्मक व्यवहार करता है। बहुत अच्छी बात है, चयनात्मक व्यवहार करता है। चयनात्मक व्यवहार का मतलब क्या हुआ? चयनात्मक व्यवहार, देखो अभी आप व्यवहार करता है, अभी आप क्या कर रहे हो? शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। अब आपके सामने क्या है? एक लक्ष्य है कि मुझे शिक्षक भर्ती में कैसे भी करके पास होना है, मेरा सिलेक्शन करवाना है। अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मोटिवेटेड हो गए, मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा आप में है, आपको क्या प्राप्त करना है? शिक्षक भर्ती में पास होना है। अब लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आप वो ही काम करोगे जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाता है, और वो काम से दूर होते रहोगे जो आपके रास्ते में रुकावट है। जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप इस तैयारी से पहले अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, फिल्म देखने भी जाते थे, टीवी भरपूर शाम को देखते थे, पढ़ाई कम करते थे। अब आपने ये टारगेट बना लिया कि मुझे शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट होना ही होना है, तो आपने चयन कर लिया भाई टीवी भी कम देखोगे, फिल्म भी कभी कभार देखोगे, दोस्तों के साथ घूमना वूमना कम हो गया, चयन कर लिया। और अब आप क्या कर रहे हो? रात को 11-12 बजे भी पढ़ रहे हो। चयन कर लिया, चयनात्मक व्यवहार करता है वो, कि जो ऐसा चयन करेगा जो आपके गोल की तरफ ले जाए, लक्ष्य की तरफ ले जाए। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखकर हम मोटे तौर से समझ सकते हैं कि वास्तव में अभिप्रेरणा है क्या। अब हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में अभिप्रेरणा हमने समझा तो हम सबको क्या चाहिए है? अभिप्रेरणा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? ऊर्जा बढ़ती है। इससे क्या होता है? चयनित व्यवहार करते हैं। इससे क्या होता है? निरंतर प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है? कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य को बनाए रखते हैं। और इससे क्या करता है? अधिगम का राजमार्ग जो स्किनर ने कहा, तो अधिगम कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी चीज है, तो हमें क्या चाहिए? अभिप्रेरणा चाहिए। लेकिन अभिप्रेरणा प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा के जो सोपान है, वो सोपान जरूरी है। सोपान का मतलब है सोर्स जरूरी है। अभिप्रेरणा के जो सोर्स है वो कौन कौन से? पहला आवश्यकता,
नीड बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा चालक, चालक को ही बोलते हैं अंतर्नोद, और प्रणोद भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइव। और तीसरा उद्दीपक या प्रोत्साहन या लक्ष्य, उद्दीपक को स्टिमुलस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोत्साहन को इंसेंटिव बोलते हैं, लक्ष्य को गोल भी बोलते हैं। तो देखो इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है, अभिप्रेरणा बनती है। पहली, आवश्यकता चाहिए। कोई भी व्यक्ति काम कब करेगा, शुरू कब करेगा, जब उसको क्या महसूस होगी, नीड या आवश्यकता महसूस होगी, तभी काम करेगा। आपने तैयारी करना प्रारंभ किया, आपने तैयारी प्रारंभ की, उसके पीछे एक पहली चीज थी आवश्यकता। आपको किसकी आवश्यकता थी, रोजगार की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी, रोजगार की आवश्यकता, इसीलिए तो की होगी ना, रोजगार की आवश्यकता थी। अब देखो ये क्या है, आवश्यकता। अब आवश्यकताएं बहुत प्रकार की हो सकती है। मोटे तौर से आवश्यकता होती है, दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक प्रकार की आवश्यकता वो होती है जिसके बगैर अपना काम चलता ही नहीं हो। चलता ही नहीं मतलब है कि अनिवार्य हो, जो चीजें आपको अनिवार्य हो। तो एक तो अनिवार्य आवश्यकता होती है, ठीक है, और एक गैर अनिवार्य आवश्यकता है। अब देखो अनिवार्य और गैर अनिवार्य आवश्यकता क्या होती है। जैसे अनिवार्य आवश्यकता वो होती है जिसके बगैर अपना जीवन जीना मुश्किल हो, जी नहीं सकते हम। जैसे आपको खाने की आवश्यकता है, तो ये क्या है, आपकी अनिवार्य आवश्यकता है। आपको पानी की आवश्यकता है, ये क्या है, आपकी अनिवार्य आवश्यकता है। आपको हवा की आवश्यकता है, ये अनिवार्य आवश्यकता है आपकी, ठीक है। ऐसे ही गैर अनिवार्य आवश्यकताएं वो आवश्यकता होती है जिसके बगैर हम जी तो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको जीवन में जरूरी है इसकी। जैसे किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, तो ये क्या है, गैर अनिवार्य आवश्यकता है। वो नहीं मिले तो जी तो सकता है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक उपयोगिता होती है, आवश्यकता होती है। सब व्यक्ति चाहते हैं कि ये हमें प्राप्त हो, वो होती है गैर अनिवार्य आवश्यकता। तो मैं कह रहा था कि अभिप्रेरणा में क्या होता है, सबसे पहली बात है आवश्यकता, नीड होती है। जैसे एक गरीब बच्चा है, क्लास में चर्चा होती है कि मैंने इससे पहले भी कहा, क्लास में चर्चा होती है, बच्चे कहते हैं कि अभिप्रेरणा जब मिलती है तो हम बड़े जोश में होती है, बड़ी ऊर्जा लेवल ज़्यादा होता है। धीरे धीरे हमारा ऊर्जा लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अभिप्रेरणा का प्रभाव कम होने लगता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप महसूस करो कि आपको आवश्यकता कितनी है। जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी उतना ही आपकी अभिप्रेरणा का लेवल ज़्यादा होगा। जैसे आपने भरपेट खाना खा रखा है, तो आपके भोजन को प्राप्त करने के प्रयास करोगे, नहीं करोगे। लेकिन आप यदि आपके पास भोजन नहीं है, भूख लगने लग गई है, पेट खाली है, तो आप भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, क्योंकि आपको भोजन की क्या है, आवश्यकता है। तो अभिप्रेरणा की पहली शर्त यह है कि आवश्यकता हो। दूसरी देखो जो शर्त है, दूसरा जो सोपान है, दूसरा जो सोर्स है, वो है चालक या अंतर्नोद कह दो या प्रणोद कह दो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइव। अब ड्राइव का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भोजन, या आपका एग्जाम्पल दूं तो आपका ड्राइव क्या है, जो आपको उद्वेलित करता हो, आपकी प्रक्रिया को यदि ड्राइव पैदा हो तो तेज हो जाता है। जैसे मैंने कहा भोजन, आवश्यकता में भोजन है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आवश्यकता किसकी है, मान लो एक व्यक्ति को भोजन की। अब इसमें भोजन में ड्राइव क्या होगा, भूख, ठीक है। ड्राइव क्या होगा, भूख, जो आपको ड्राइव करेगी। आपको भूख लगते ही बेचैनी बढ़ेगी, आपको उसको प्राप्त करने के लिए पूरा शरीर का तंत्र काम करने लगेगा, तो वो हो गया ड्राइव। ड्राइवर जो बना हुआ है ना, उसी का शब्द है ड्राइव। तो ड्राइव जैसे भोजन आवश्यकता है, तो भोजन के लिए ड्राइव क्या है, भूख है। वैसे ही आप यदि रोजगार प्राप्त करना है तो आपको परेशान कौन सी करती है, बेरोजगारी,
आपके लिए ड्राइव बनी हुई है। ठीक है, बेरोजगारी आपके लिए क्या है, ड्राइव का काम करती है, आपका मन कचोड़ता है, बेरोजगारी है, आपके मन में महसूस होता है कि मैं बेरोजगार हूं, इसलिए आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, रोजगार प्राप्त करना चाहते हो। तो दो चीजें क्लियर हुई। आवश्यकता भोजन के एग्जाम्पल में समझे तो भोजन आवश्यकता है हमारी, ड्राइव क्या है, भूख है। और अब बात करते हैं उद्दीपक या प्रोत्साहन या लक्ष्य की। तो प्रोत्साहन या लक्ष्य का मतलब क्या है, इसी एग्जांपल से समझोगे कि आपको आवश्यकता किस बात की थी, भोजन की। ड्राइव क्या था, भूख, और इसकी पूर्ति किससे होगी, लक्ष्य क्या होगा, खाना। ठीक है, खाना जब आपको मिल जाएगा, भोजन, खाना का दो भोजन, तो भोजन आपका क्या है, लक्ष्य है। और आपकी यदि आपका एग्जांपल दूं तो आपके रोजगार आवश्यक था, बेरोजगारी आपका ड्राइव था, और आपका जो प्रोत्साहन है, इंसेंटिव है, वो क्या है, आपका सफल होना। अर्थात वो स्थिति, वो बात जो आवश्यकता की पूर्ति करे और ड्राइव को क्या करे, संतुष्ट करे, ड्राइव आपका खत्म हो जाए। मतलब भोजन आवश्यकता थी, ड्राइव आपकी भूख थी, और ये भूख शांत कब होगी, जब आपको भोजन मिलेगा। इसी प्रकार आवश्यकता थी रोजगार की, बेरोजगारी आपका ड्राइव था, और ये बेरोजगारी मिटेगी कब, जब एग्जाम में आप क्या होंगे, सफल होंगे। तो ये तीन चीजें हो तब क्या बनती है, तीन सोपान है अभिप्रेरणा के। तो देखो तीन सोपान कौन से हुए, एक तो एन हुआ, एक हुआ डी हुआ, और एक क्या हुआ, आई हुआ। ठीक है, और यदि इन तीनों चीजों को मिला दे तो क्या बनता है, एम। एम का मतलब मोटिव या प्रेरक। तो एक नया शब्द आया है, प्रेरक किसे कहते हैं, प्रेरक का मतलब होता है जब नीड, ड्राइव और इंसेंटिव मिल जाते हैं तो ऐसी चीज क्या बन जाती है, प्रेरक। प्रेरक का मतलब होता है कि वह शक्ति जिसके आधार पर व्यवहार संचालित होता है, वह शक्ति जिसके आधार पर व्यवहार संचालित होता है। व्यवहार, अब अपना व्यवहार जो संचालित करता है वो क्या है, प्रेरक है। वो क्या है, प्रेरक। ध्यान से समझना कि इन तीनों चीजें से अपना क्या होता है, व्यवहार चलता है। पहले मैं यहां क्यों खड़ा हूं, पहली चीज आवश्यकता है इसलिए खड़ा हूं। आप क्यों पढ़ रहे हो, पहली चीज है आवश्यकता आपको है। आवश्यकता किस बात की है, आवश्यकता किसका है, रोजगार की आवश्यकता, इसलिए आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो। दूसरा एक ड्राइव है जो आपको परेशान करता है, आप में एनर्जी लेवल बढ़ाता है कि मुझे वो चीज प्राप्त करनी है। ये चीज क्या है, ड्राइव। अंतर्नोद, अंतरात्मा में, आपके अंतर मन में जो आपको उद्वेलित करता है वो क्या है, ड्राइव। और जब उद्वेलित हो जाते हो तो आपको क्या चाहिए, प्रोत्साहन या स्टिमुलस या गोल। और गोल यदि प्राप्त होता है तो ड्राइव शांत हो जाता है। इसी प्रकार ये तीन चरण है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, इनपुट होता है, ठीक है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। वैसे ही अभिप्रेरणा में ये क्या है, इनपुट, ये क्या है, प्रोसेस, और ये क्या है, आउटपुट। अर्थात अभिप्रेरणा के सोपान कितने हैं, 3 है। और प्रेरक से कहते हैं, इन तीनों के योग को क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। तो अभिप्रेरणा समझा, प्रेरक समझा, नीड समझी, ड्राइव समझा और इंसेंटिव समझा। तो इन तीनों को समझ गए तो आपका एक सवाल क्या हो गया, पक्का हो गया। अभी इस वीडियो के अंत में आपको मैं 5 सवाल या 6 सवाल करवाऊंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अपना जो अभिप्रेरणा का जो पोर्शन है वो कितना कंप्लीट हुआ। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक या प्रेरक, मैंने कहा ना तीनों को मिलके, अभिप्रेरक को बोलते हैं मोटिव्स। मोटिव्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, M इज इक्वल टू इंसेंटिव
नीड और ड्राइव मतलब माइंड। देखो फॉर्मूला क्या निकल के आया है, माइंड। अब देखो माइंड की परिभाषा वास्तव में जो मैंने गेट्स की शुरुआत में बताई थी कि प्राणी के भीतर वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक की दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये परिभाषा किसकी थी, गेट्स की थी। अभिप्रेरक के लिए गेट्स की थी, बाकी अभिप्रेरणा के लिए मैकडूगल की थी। तो दोनों परिभाषाएं मिलती जुलती है। अभिप्रेरक है, एक अभिप्रेरणा है और एक प्रेरक की है। ये छोटी सी बात थी। अब हम बात करेंगे प्रेरक के प्रकार। प्रेरक कितने प्रकार का होता है? प्रेरक की बात करिए तो प्रेरक होते हैं दो प्रकार के, प्राथमिक प्रेरक और सेकेंडरी प्रेरक। प्राथमिक प्रेरक और द्वितीयक प्रेरक। अब प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें से जो सवाल बनता है वो ये है कि इसके लिए तीन विद्वान थे। एक तो अब्राहम मेस्लो, ठीक है, और एक का नाम था गेरिट और एक का नाम था थॉमसन। तीन विद्वानों का जिक्र इसमें आया है, थॉमसन। तो अब्राहम मेस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत में, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अब्राहम मेस्लो ने कहा कि जो प्रेरक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित। जन्मजात और एक होता है अर्जित। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्राथमिक और सेकेंडरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार थॉमसन ने दो प्रकार बताए, एक स्वाभाविक और एक कृत्रिम, ठीक। लेकिन गेरिट ने तीन प्रकार इसके बताए। तीन प्रकार कौन कौन से बताए उसको समझना आप। गेरिट ने कहा, देखो गेरिट का नाम भी याद रह जाएगा आपको। गेरिट ने कहा कि एक तो होता है जैविक या दैहिक, जैविक कह दो या दैहिक कह दो, एक ही बात। दूसरा उसने बताया मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और तीसरा बताया उसने सामाजिक, ठीक है। तीन प्रकार गेरिट ने बताए। और गेरिट देखो इसमें आप एक कॉमन चीज देखना आप कि इसमें कॉमन चीज क्या है कि गेरिट में दो मात्राएं लगती है, गेरिट, और इसमें जैविक में भी दो है और मनोवैज्ञानिक में भी दो है। तो गेरिट ने दो दो मात्राओं वाले कितने बताए, तीन बताए। अब्राहम मेस्लो इसने दो बताए, एक जन्मजात और एक अर्जित। और थॉमसन ने क्या बताया, स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। तो इनको एक बार याद रखना आप कि दो दो प्रकार कौन से हैं, तीन छह प्रकार कौन से। अब मैं बात करता हूं प्राथमिक प्रेरक क्या होता है। प्राथमिक प्रेरक का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। प्राथमिक प्रेरक का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, जन्मजात, ठीक है। जबकि सेकेंडरी जो प्रेरक है, मोटिव्स है, वो क्या है, अर्जित प्रेरक है। तो दूसरा नाम इनका अर्जित प्रेरक है। अब अर्जित प्रेरक और प्राथमिक प्रेरक में क्या अंतर है कि जैसे कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसको नींद आती है, भूख है, प्यास है, ये चीज क्या है, प्राथमिक प्रेरक है। नींद, भूख, प्यास, ये क्या होती है, प्राथमिक प्रेरक। नींद, भूख, प्यास, ये क्या है, प्राथमिक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक है। जन्म के साथ ही अपने आप ही होता है। जैसे एक बच्चा है, वो अपनी माँ, उसको माँ अच्छी लगती है, किसी ने सिखाया नहीं है लेकिन उसको माँ अच्छी लगती है। जानवर का बच्चा है, उसको भी माँ अच्छी लगती है। तो ये प्रेरक कहाँ से आया उसके, ये जन्मजात है, प्राथमिक प्रेरक है। दूसरा द्वितीयक प्रेरक जो जन्मने के बाद में आता है या सीखा हो, उसको जन्मजात प्रेरक, द्वितीयक प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक प्रेरक कह दो, सामाजिक प्रेरक कह दो। तो जैसे सत्ता, जिज्ञासा, अनुमोदन, जैसे सत्ता प्राप्त करना प्रेरक है, सत्ता, जिज्ञासा, अनुमोदन, अन्वेषण, ये सारे प्रेरक क्या है, सेकेंडरी प्रेरक है।
जन्मजात जो है प्राथमिक प्रेरक है। अब देखो इनका जो विभाजन था गेरेट का, अब्राहम मैस्लो, ये जन्मजात और अर्जित। जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं? प्राथमिक। अर्जित कौन से होते हैं? सेकेंडरी या द्वितीयक प्रेरक। इसी प्रकार थॉमसन का स्वाभाविक प्रेरक कौन सा होता है? प्राथमिक। कृत्रिम प्रेरक कौन सा होता है? सेकेंडरी। इसी प्रकार गेरेट का विभाजन जो है, गेरेट में जैविक या दैहिक प्रेरक क्या होता है? प्राथमिक। और ये दोनों प्रेरक क्या होते हैं? द्वितीयक प्रेरक होते हैं, द्वितीयक प्रेरक। ठीक है, तो इस प्रकार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार आपके जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा जो है उसको देखेंगे कि अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? सवाल करने से पहले अभिप्रेरणा भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक अभिप्रेरणा और एक नकारात्मक अभिप्रेरणा। जैसे प्रेरक होते हैं वैसे ही इसको समझोगे, अभिप्रेरणा क्या होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। प्रेरक के दो, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। एक सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। ध्यान से समझना, छोटा सा अंतर है इनमें। सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? अपने आप पैदा होती है। इसमें लिख दूं मैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा है वो क्या होती है? अपने आप पैदा होती है। ध्यान से अंतर समझना, अपने आप पैदा होती है और लक्ष्य प्राप्ति तक खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती। ठीक है, जबकि नकारात्मक प्रेरणा बाह्य प्रभाव से पैदा होती है, बाहरी प्रभाव से पैदा होती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे। पैदा होती है और यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखो पहला जो आपने पढ़ा कि जो सकारात्मक अभिप्रेरणा है वो क्या है? बालक के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है, जबकि नकारात्मक जो अभिप्रेरणा है वो बाह्य रूप से उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं कि जैसे अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्या है? अपने आप आपके मन में एक दिन बैठे थे, पैदा हुआ कि मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रयास करना चाहिए, मुझे टीचर बनना ही है। तो ये क्या है? सकारात्मक अभिप्रेरणा है। जबकि नकारात्मक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल मैं दूं कि जैसे किसी बच्चे को मैंने कहा कि बेटा तू यदि 10वीं में मेरिट लाएगा तो तुझे मैं एक साइकिल दूंगा, तो ये उसके अंदर से पैदा नहीं हुई, ये क्या हुआ? हमने पैदा करवाई उसमें, अंदर जबरदस्ती हो गई है कि उसमें पैदा हो। ठीक है, तो ये पैदा होती है पुनर्बलन या दंड की वजह से। पुनर्बलन या दंड की वजह से, दंड की वजह से। ठीक है, अब मैंने एक बच्चे को कहा कि भाई आपको क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी यदि आप 10वीं में अच्छे नंबर लाते हो। तो 10वीं कंप्लीट हुई, साइकिल उसको मिली और ये अपने आप क्या हो गई? खत्म हो गई, समाप्त हो जाती है ये। जबकि ये समाप्त नहीं होती जब तक लक्ष्य नहीं मिले। और इसका लक्ष्य क्या होता है? पुनर्बलन या दंड का प्रभाव। तो सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है वो अच्छी है बनिस्पत नकारात्मक की। सकारात्मक अपने आप पैदा होती है और लगातार, ध्यान से समझो इसमें से सवाल बनेगा। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या होता है? ये स्वतः पैदा होती है और ये लगातार चलती है, प्रयास जो होता है। इसलिए बालकों में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि नकारात्मक अभिप्रेरणा केवल पुनर्बलन और दंड से पैदा होती है और ये जब चीज प्राप्त हो जाती है तो ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ये जो सकारात्मक नकारात्मक या मोटिवेशन है क्या, इसको हम समझा प्रेरक क्या है, इसके सोपान क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है। तो चलो अब हमें
मानता हूं कि आपका ये अभिप्रेरणा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलो हम फटाफट एक जांच कर लेते हैं कि आपके कितने सवाल सही बनते हैं। देखो एक सवाल है, पहला सवाल है प्रेरक के अंतर्गत शामिल है। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 का सवाल है, ध्यान से देखना। प्रेरक के अंतर्गत शामिल है, प्रेरक में क्या क्या शामिल होता है? प्रोत्साहन शामिल है जिसको बोलते हैं इंसेंटिव, आवश्यकता जिसको बोलते हैं नीड, परबल प्रेरणा, परबल प्रेरणा। देखो ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा था कि प्रेरक में 3 चीजें होती है, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। ये जो ड्राइव है इसका अर्थ ही क्या होता है? परबल प्रेरणा, परबल प्रेरणा। आप देखो ड्राइव को परबल प्रेरणा भी कहते हैं। प्रोत्साहन है, इंसेंटिव है, आवश्यकता है, नीड है, परबल प्रेरणा है, ड्राइव है। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अब एक सवाल मैंने करवाया, दूसरे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, निम्न में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? प्रेरणा का स्रोत नहीं है, आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, चालक या तुष्टि। तो इसमें तो देखो वही बात आई, नीड है, एक सवाल मैं आपको दूंगा, प्रोत्साहन है, इंसेंटिव, ठीक है, चालक है, ड्राइव, तो ये तो नहीं है। ये पीटीआई 2016 का एग्जाम में एक सवाल आया था। ये अगला सवाल है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? अधिगम से क्या प्राप्त होता है? प्रेरणा से क्या प्राप्त होती है? उपलब्धि प्राप्त होती है। तो अधिगम लर्निंग से क्या होता है? बोध पैदा होता है। अगला सवाल है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। इसका अर्थ है, फर्स्ट ग्रेड 2016 का सवाल है, इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा या गणितीय प्रेरणा या एवं भी दोनों। तो मैंने अभी बताया कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहरी पुनर्वलन की वजह से होता है, आंतरिक अपने आप पैदा होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बाह्य प्रेरणा। अगला सवाल है, एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक या विद्यार्थी क्या करेगा? का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरण स्तर कम होता है। इस सवाल को आप देखना, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। तो इस प्रकार हमने अभिप्रेरणा को समझा और इसमें से, इस वीडियो में से एक सवाल 100% आएगा। किसी भी शिक्षक भर्ती में जिसमें साइकोलॉजी हो, साइकोलॉजी सब भर्तियों में, शिक्षक भर्तियों में होती है, तो उसमें एक सवाल इसमें से आएगा। और एक जो सवाल है वो इसके नेक्स्ट वीडियो से आप ले सकते हो, अधिगम के जो सिद्धांत है उसमें। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।